बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और बजट की खास पेशकश बात बजट की लेकर मैं हाजिर हूं। मोदी सरकार 2 का ये पहला बजट है। प्रचंड जीत के बाद मोदी सरकार का बजट आने वाला है। धीमी ग्रोथ रेट, बेरोजगारी की समस्या से सरकार परेशान है। ग्रामीण इलाकों के साथ साथ सरकार का फोकस हो सकता है कि इंफ्रा पर भी हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बजट की बात करें तो आमतौर पर घर में आमदनी और खर्चा का जैसे हिसाब किताब रखा जाता है, वैसे ही सरकार भी आय और रखा जाता है, वैसे ही सरकार भी आय और व्यय का ब्यौरा देती है। जी हां, इसके साथ साथ इतना ही नहीं तो पहली बार देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 5 जुलाई को बजट पेश करेंगी। इसके साथ साथ 1970 के बाद, इंदिरा गांधी के बाद ये पहला मौका है कि एक देश की महिला वित्त मंत्री सरकार का बजट पेश करेगी। इसी पर बात बजट की हम चर्चा करने के लिए एक खास पैनल के साथ मौजूद हैं। जी हां, जो आपको बताएगा कि आखिर आपकी अपनी उम्मीदें क्या हैं, क्या सोचते हैं आप और क्या सरकार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, क्योंकि वजह यह है एक प्रचंड जनादेश के साथ ये सरकार आई है और ये उसका पहला बजट होगा। जी हां, तो मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं, मेरे साथ महाराष्ट्र से एक अकेली स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनकर आई सांसद नवनीत कौर राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ अर्थशास्त्री के रूप में, आप देखिए दोनों तरफ महिला शक्ति मौजूद हैं, दीपशिखा। इसके साथ साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली, एक जाना पहचाना नाम। इसके अलावा रचित चावला, जो कि खुद एक अर्थशास्त्री भी हैं और जिनकी महारत और पारंगत अगर मानी जाए तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर है। और इसके साथ साथ तेज तर्रार राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रांश राय, जो कि एक अर्थशास्त्री भी हैं लेकिन आप खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम बात बजट की शुरू करें तो चर्चा करते हैं कि आखिर मोदी का महाबजट किन उम्मीदों के साथ लेकर साकार करता हुआ दिखाई देगा। नवनीत कौर राणा जी, क्या लगता है, आपकी क्या उम्मीदें हैं कि बजट आखिर कैसा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस मुझे ही नहीं, हम जैसे यंग लोगों ने जो वोट दे के मोदी जी को ये स्थान पे और उनकी सरकार को यहाँ बिठाया है, और मुझे ऐसा लगता है पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री का सीधा इलेक्शन हुआ है और प्रधानमंत्री को चुना गया है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सांसद चुने गए नहीं है, प्रधानमंत्री को लोगों ने चुना है। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री से और उनकी पूरे सांसदों से और बजट से जो उम्मीदें हैं, मुझे लगता है किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीदें ये सरकार से है, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक का जो फॉल डाउन हमने किसानों का देखा है, शायद आज हम अपनी पूरे देश 20% पे आके रुक गए। आप उस इलाके से आती हैं और हम ऐसे इलाकों से आते हैं। मुझे लगता है सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आज पूरे देश भर में अगर आप समस्या देखें की, हम बोलते हैं कि किसान बचेगा तो हम बचेंगे, किसान ही नहीं रहेगा तो हम देश और सरकार कैसे बचाएंगे। तो मुझे लगता है कि किसानों को और उसके बाद किसानों के बाद महिलाओं का बहुत ज्यादा विश्वास है मोदी जी की सरकार पे, कि महिलाओं के लिए आज छोटे छोटे गांवों में जो आप उद्योग के लिए बोल रहे हैं या हाउसिंग जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है महिलाओं के लिए रोजगार बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है हमारे पूरे देश में। अगर ये सरकार ने जो छोटे छोटे गांवों में जो काम होते हैं, आज तो बेरोजगारी तो इतनी ज्यादा है कि उसका कैलकुलेशन निकाला तो महिलाएं तो बहुत दूर रह जाएंगी, और जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो बहुत पीछे रह जाएंगी। शरद जी, आपकी क्या उम्मीदें, क्या एक्सपेक्टेशंस? देखिए, जैसा नवनीत जी ने कहा कि बेरोजगारी और किसान, दो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी सरकार के सामने इस समय चुनौती है, और बजट का जो रूपरेखा होगी वो इन्हीं दो समस्याओं के आसपास होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम अगर दोनों की अलग अलग बात करें तो किसानों की जहां तक बात है, किसान सम्मान योजना, किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए डाले गए, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो डाल तो दिए गए हैं पर वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पीछे एक राजनीतिक सोच थी? नहीं, राजनीतिक सोच थी। देखिए, अब ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाती हैं। तो इसमें कांग्रेस ने भी अपना 6,000 रुपए प्रति माह का प्रलोभन दिया था। तो
पर हुआ क्या कि इसको देने के बाद वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। उससे जो अपेक्षा है वो बढ़ गई है। जो किसानों की आय दुगनी करने की बात चल रही है 2022 तक, मुझे लग रहा है 2022 तक का तो इंतजार है किसानों का, वो इंतजार कठिन हो जाएगा। न्यू इंडिया पे भी बात करेंगे शरद जी। शुभ्रांश राय, क्या लगता है, आपकी क्या उम्मीदें आप लेकर यहां बैठे हैं? देखिए मनीष जी, ऐसा है कि प्रचंड बहुमत जब आता है तो प्रचंड उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। और रही सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले 5 सालों से मोदी जी की जो सरकार है वो, अगर मैं ज्यादा कुछ लेफ्ट राइट न बात करूं तो सिर्फ 2 चीजों पे है, एक धर्म है और दूसरा राष्ट्रवाद है। सच ये है कि हर स्वतंत्र नागरिक को राष्ट्रवाद की खुशबू लेनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा फर्ज ये बनता है कि जब आप पूरे दिन काम करके शाम को आप अपने घर जाते हैं तो उस घर के लिए, उस परिवार के लिए जिसने आपको पैदा किया और जिसको आपने पैदा किया, आपकी उसके लिए भी जिम्मेदारी बनती है। अगर अब बजट जो भी आएगा, बजट एक चलता फिरता, आप अपनी उम्मीदें बताएं। मैं अपनी बता रहा हूं, बजट चलता फिरता एक कागज का फॉर्मेट है जिसको अगले 1 साल तक जो ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर बात होगी। लेकिन अगर बैक ऑफ द ट्रैक आप देखने की कोशिश करेंगे, चूंकि सत्य को आप नकार नहीं सकते। अभी 2 दिन पहले से न्यूज़पेपर और अखबार और टीवी में आ रहा है कि बीएसएनएल बंद होने के कगार पे, उनके एम्प्लॉइयों को सैलरी नहीं मिली। तो जितने 47 से लेकर 2014 तक जितने भी पीएसयूज है, पहले एक बार सरकार उन्हें भी तो सुदृढ़ कर ले। वो सुदृढ़ हो नहीं रहा है, रोजगार पैदा हुआ नहीं, तो फ्री की सब्सिडी आप कितना बांटकर लोगों को खुश कर लेंगे? फिर वही, अगर गवर्नमेंट इलेक्शन मोड से बाहर नहीं निकलेगी तो कुछ न कुछ लुक्रेटिव ऑफर होगा। लेकिन सच यह है कि आपको कुछ कॉन्क्रीट देना होगा जिससे अगले 5 साल का रोड मैप फिक्स हो, बेरोजगारी कम हो और किसान समृद्ध हो। दीपशिखा, शुरुआती राउंड में हम ये आपकी राय, आपकी उम्मीद की बात कर रहे हैं। आप क्या सोचती हैं कि कैसा होगा मोदी का ये महाबजट, जो कि इंडिया न्यूज पर चर्चा हो रही है बाद बजट की? देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि जो जैसे अभी सर कह रहे थे, शुभ्रांश जी कह रहे थे कि इलेक्शन मोड से बाहर आने का समय आ गया है, अब एक्चुअल डिलीवरी का टाइम है। तो सबसे अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात कही, या महिलाओं की नवनीत जी जो बात कर रही थी वो बिल्कुल सही है। तो मेरे को लगता है 2 ही चीजें, ये सोल्यूशन एक्चुअली कहां से आ सकता है। पहली चीज, आप बिजनेसेस को और स्ट्रांग कीजिए। आज 50,000 और नए स्टार्टअप क्रिएट होने की बात करी जा रही है, तो कैसे होंगे, उसको कैसे आप एनकरेज कर सकते हैं। जीएसटी जो एक टाइम पे कह रहे थे कि सबसे बड़ा फेलियर है सरकार का, आज ही मैं सुबह एक बहुत जाने माने पेपर में पढ़ी थी कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है मोदी सरकार की, और 2.0 की बात अब करी जा रही है। तो सबसे पहले आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, जो अभी बिजनेसेस चल रहे हैं अक्रॉस लेवल्स, सबसे ऊपर के भी और सबसे नीचे के भी, उन्हें आप स्ट्रेंथन करने की बात कीजिए, जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की बात कीजिए, उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात कीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनपुट क्रेडिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस सबको आप पहले जो कर चुके हैं अब उसको सीमलेस, उसको सरल बनाने का काम अगले 1 साल में करना है, बजाय कि नई नई और चीजें लाके उसको और कॉम्प्लिकेट किया जाए। यानी आप ये कह रही हैं कि क्लैरिटी इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हो, सारी चीजें पारदर्शी हो और वो जल्दी जो आप कह रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। मैं एक बस और छोटा सा पॉइंट इसमें कहना चाहूंगी मनीष जी कि जो सरकार अभी वापस आई है, एक जो कॉर्पोरेट स्ट्राटा को स्पेशली लेके, वो इसलिए आई है कि आपने जो शुरू किया है, आपने जीएसटी किया है, आपने बहुत तरीके के जो स्कीम्स लाए हैं एक बिजनेस फ्रेटर्निटी के लिए पिछले 5 साल में, आप इसीलिए वापस आए हैं एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि वो जो ले आए हैं उसे पूरा कीजिए, जो आपने काम शुरू किया है। तो उसी उम्मीद के साथ अगले 5 साल से हम देख। रचित, आप इस शो के पहले मेरी आपसे अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर दिखाई देता है जिससे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। हाँ जी, और मेरी भी उम्मीद यही है कि जो हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का वायदा किया था, इस बजट में उसकी रिफ्लेक्शन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हम 2 चीजों बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहले तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं चाइना से, जो हमारे 4 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम $2.7 ट्रिलियन पे है तो चाइना $14 ट्रिलियन पर है। फिर भी अगर हम चाइना को बीट नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमें वो स्लो डाउन को बजट में रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि हम कैसे उस स्लो डाउन को ओवरकम करेंगे। दूसरी चीज, जीएसटी को 2 साल हो गए हैं, जैसे दीपशिखा जी ने बोला, अभी भी अर्निंग्स नहीं आ रही किसी भी कंपनी में। जब तक अर्निंग्स नहीं आएंगी और जब तक लिक्विडिटी क्राइसिस से हम ओवरकम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हाउसिंग फॉर ऑल 2022 संभव है। तो बजट में मैं देखना चाहूंगा कि ये 2 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कैसे वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। बजट जो होता है, चूंकि कार्यक्रम बाद बजट की है
वो हमेशा सरकार का आईना, सरकार की तस्वीर, सरकार की सोच और सरकार की नीयत बताता है। शरद जी, आप आयकर एक ऐसी छूट होती है जिसको लेकर छोटे से बड़ा आदमी ये सोचता है कि सरकार आखिर क्या देने वाली है, कितनी छूट देने वाली है, कितनी रिबेट। आप क्या मानते हैं, क्या करना चाहिए सर? देखिए, सरकार के सामने दो असमंजस की थोड़ी सी स्थिति है। एक तरफ स्थिति यह है कि उनको टैक्स पेयर्स बेस बढ़ाना, कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं, अभी इस समय करीब 6 करोड़ 86 लाख टैक्स फाइलर्स हैं। हालांकि टैक्स पेयर्स कम है, अगर आप टैक्स पेयर्स की गिनती लें तो वो 4 करोड़ के आसपास है। तो अगर वो स्लैब बढ़ाते हैं, जो 2.5 लाख का स्लैब है इनकम का, अगर उसको बढ़ाते हैं तो नीचे से लोग निकल जाते हैं उसमें से। तो सरकार बढ़ाएगी तो अभी बढ़ाते बढ़ाते बढ़ेंगे। तो एक असमंजस की स्थिति यह है कि अगर स्लैब बढ़ाते हैं तो निकलते हैं, स्लैब नहीं बढ़ाते हैं तो जनता जिस रिलीफ का एक्सपेक्ट कर रही है, जो रिलीफ की उम्मीद की जा रही है, वो उम्मीद नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर हम आयकर में जाएं, और ये सभी दर्शकों के काम की चीज है, ATC है जैसे बड़ा फेमस सेक्शन है जिसके अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आप मिलता है। साल से उसमें बदलाव नहीं हुआ। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें चेंजेस किए जाएं इसको, और सारा ओवरऑल मनीष कर प्रणाली को सरल करने में, हम रोजगार की बात कर रहे थे, अगर आप कर प्रणाली को सरल करते हैं, आप बिजनेस के लिए बिजनेस करना सरल कर देते हैं। जब आप बिजनेस के लिए बिजनेस करना सरल करते हैं, आप टैक्स रेट्स कम करते हैं, उससे बिजनेसेस के हाथ में प्रॉफिट ज्यादा जाता है, उससे रोजगार इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, रोजगार अपने आप पैदा होता है। आपको लगता है, एक छोटा सा जवाब, 5 लाख की जो सीमा है उसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, 5 लाख की सीमा में बेसिक एग्जेम्पशन में नहीं है। ये 5 लाख एक 87A होता है, उसमें आपको रिबेट दिया हुआ है। और इसमें कैच मालूम है क्या है, कि अगर आपकी 5 लाख, एक साथ की 5 लाख 2,000 आय थी, उनके ऊपर वापस 2.5 लाख से लग जाता है। तो ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अभी नहीं बढ़ाई गई है, और उम्मीद लोग ये कर रहे हैं कि इसको 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख या 4 लाख कर दिया जाए। जब ये 5 लाख अनाउंस हुआ था पिछले बजट में, तो लोग अपनी चेयर से उछल पड़े थे और उन्होंने सोचा कि शायद ये तो बढ़ गई, पर जब उसको बारीकी से देखा तो वो सिर्फ एक 87A में चेंज था। आंकड़ों की बाजीगरी है ये। हाँ, थोड़ा सा बाजीगरी का लक्ष्य लेकर किया गया था। नवनीत जी, आप कह रही थी कि किसान, आप रेल की बात मैं कर रहे बहुत ज्यादा बेसिक सी चीजें बोलूंगी, क्योंकि पूरे देश में किसानों की जो जमीनें थी, कई जगहें, कई जमीनें प्रोजेक्टों में, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, कोई कंपनी, हाँ, उनमें गई हैं। जो ये चीजें 8 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल पुरानी जो जमीनें गई हैं, जो किसानों की जमीनें गई हैं, उन्हें उस टाइम के अनुसार उन्हें पैसे दिए गए हैं। पर मेरा ये बोलना है कि अगर उन्हें उस टाइम के हिसाब से पैसे दिए, ठीक है, उनकी जमीनें गई हैं, तो ये सरकार ने एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिनकी भी जमीनें सरकार के कामों में, सरकार के प्रोजेक्ट में गई हैं और उन्हें मुनाया जो दिया गया बहुत कम दिया है, तो उनके बच्चों को एक जैसे सभी के लिए एक कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है। तो मुझे लगता है किसानों की पॉलिसी देने से वो बहुत अच्छा है। उन्हें इंश्योरेंस देना चाहिए, उन्हें पॉलिसी देनी चाहिए, सब चीज देनी चाहिए, पर उसके साथ जो उनके बच्चे हैं और जिनकी जमीनें किसानों की गई हैं, उन्हें नौकरियों का इंश्योर करना बहुत जरूरी है। लेकर अगर आप ये जो बात है इसको साफ करें तो ज्यादा बेहतर है। तो स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से तो फिर वो जेनेरिक हो जाता है फिर मनीष जी, विच इज, उसमें पहली चीज ये है कि सिंप्लिसिटी, जैसे मैंने कहा, लॉस के लिए सिंप्लिसिटी, स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेस को सिंप्लिसिटी। आज अगर आप सिंगापुर या इवन मलेशिया जैसी जगह में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन लगते हैं। आज भारत देश में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको तरह तरह के, एक तो पार्टनर्स चाहिए, एक CA से लेके लॉयर से लेके ये सब। तो क्या हम 1 विंडो दे सकते हैं? क्या हम और एजुकेट कर सकते हैं? पैनलिस्ट जो हैं उनकी राय यही दिख रही है कि सरलीकरण हो सरकार का, रचित अफोर्डेबल हाउसिंग, हर इंसान को मकान हो, उसमें सारी सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और खासकर जो स्वच्छ पानी की बात एक सरकार ने मिशन के तौर पे उठाया है। आपको लगता है मकान के साथ ये सारी बातें जो है सरकार कह रही है, ये 2022 तक हो पाएंगी? देखिए, हो पाए या ना हो पाए ये तो समय बताएगा, बट इंटेंट सरकार का बिल्कुल ठीक था जब उन्होंने ये अनाउंस किया था। मुझे एक यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, जो लिक्विडिटी क्राइसिस बीच में आ गया है। अब ये जितने भी हाउसिंग वगैरह गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा?
आज प्राइवेट कंपनी जिसे हम मानते हैं कि बहुत एफिशिएंट है। आप ये कह रहे हैं कि हाउसिंग लोन की दरों में छूट मिले कुछ? हाँ जी, ब्याज दरें जो है? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आरबीआई तो इंटरेस्ट रेट कट करते जा रही है, बट क्या वो एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है? मुझे नहीं लगता कि एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। हमारे बैंक्स को अगर सस्ता पैसा मिल रहा है आरबीआई से, तो वो सरकार को देखना चाहिए कि एंड कस्टमर को भी वो फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, सरकार कुछ कर जाए, कुछ कर दिखाए। जी हां, 5 जुलाई को बजट है और दिल में सभी के अरमान है कि यह ऐसा बजट आएगा जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो, क्योंकि बीजेपी ने भी 303 जनादेश की उम्मीद नहीं की थी। उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट यहां पर जो चर्चा हुई और आम आदमी के दिल में जो उम्मीदें हैं उसको पूरा कर पाएगा, क्योंकि खिचड़ी के 4 यार होते हैं। खिचड़ी पक रही है, यार पता चलेंगे 5 जुलाई को। आप लोग बात बजट की इस चर्चा में जुड़े और जनता को बताने की कोशिश की कि आखिर कैसे ये बजट सरल और सहज और उनका अपना हो सकता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।